श्री राम वनगमन के समय की बात है, जब सीता जी साथ में जाना चाह रही हैं और राम जी उनको समझा रहे हैं कि मतलब, तो सीता जी उत्तर देती हैं और पति पत्नी के संबंधों का एक उसमें विवेचन करती हैं कि मतलब वो कविता में ही है, सब मैं अर्थ नहीं बताऊंगी। बिन तुम्हारे प्राण मुझको भवन भी वनवास होगा, बिन तुम्हारे प्राण मुझको भवन भी वनवास होगा। रश्मियाँ होंगी कहाँ पर, उदय होगा जोन दिन कर, चांदनी का चिन्ह ही क्या, चांद के बिन इस धरा पर। कूकती कोयल वहीं पर, जिस जगह मधुमास होगा, बिन तुम्हारे प्राण मुझको भवन भी वनवास होगा। मन जहाँ रमता हमारा, स्मृति वहीं पर खेलती है, सुमन खिलता है जहाँ पर, गंध उसकी फैलती है। प्रिय नयन की कोर में ही दृष्टि का आवास होगा, बिन तुम्हारे प्राण मुझको भवन भी वनवास होगा। दीप के बिन वर्तिका का शून्य है अस्तित्व सारा, विमुख हो यदि सिंधु तो फिर कौन सी ले राह धारा। बिछड़ कर स्वर से उठे तो तान का उपहास होगा। मैं कहूँ अपने लिए कुछ, जान कर अनजान हो तुम, है यही अन्याय भारी, है यही अपमान क्या कम। देह की गति देव जाने, मन तुम्हारे पास होगा, बिन तुम्हारे प्राण मुझको भवन भी वनवास होगा। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी कलम से समाज को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। मालती जोशी एक प्रसिद्ध लेखिका जिनका लेखन साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालती जोशी जी का जन्म 4 जून 1934 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ था। मालती जी मुख्य रूप से हिंदी और मराठी भाषाओं में लेखन करती हैं। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक वर्गों सहित अपने पात्रों को चित्रित किया है। उनकी कहानी में समाज, समर्थन और संघर्ष का रंग भरा हुआ है। उनकी ज़्यादातर कहानियां पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को देखेंगे, जो हमें एक नए दृष्टिकोण प्रदान करेंगी, हमें समाज के प्रति जिम्मेदारी का आह्वान करेंगे। चलिए मिलते हैं मालती जोशी जी से। लेखनी की पहली और सबसे पुरानी याद जो आज भी आपके साथ है, कौन सी है? बचपन की एक यादगार है, मतलब 10-11 साल की रही होंगी मैं, जब महाराजा सिंधिया के यहाँ
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, माधवराव सिंधिया, जो अब नहीं है, ज्योतिरादित्य जी के पिताजी। तो वो उनके जन्मोत्सव का बड़ा 10 दिन तक धूमधाम मचती रही। कव्वालियाँ, भजन संध्या, संगीत कार्यक्रम, मुशायरे, कवि सम्मेलन, मतलब राज्य स्तरीय था, सब रियासत वाला मामला था। तो एक किसी कवि सम्मेलन में मैंने भी एक कविता पढ़ी। जब हम घर लौटे तो पिताजी ने कहा कि ज़रा कविता दिखाओ। मैंने दिखाई तो उन्होंने मेरे सामने ही फाड़ कर फेंक दी। बोले चोरी चोरी होती चाहे वो कविता की हो, क्योंकि न्यायाधीश थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कविता मैंने की है। और अपनी मौलिकता प्रमाणित करने का कोई साधन मेरे पास नहीं था उतनी उम्र में। लेखनी से कैसे नाता जुड़ गया इतनी छोटी सी उम्र में? मेरे पिताजी थोड़ा बहुत लिखते थे, पर वो अपनी नौकरी के इसमें लिख नहीं पाए, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। तो वो 32, 34, 35 साल पहले की समस्याएं, जो अब समस्याएं नहीं रह गई थी उतने सालों में, उसके ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो वो नहीं चला। फिर उनकी एक कहानी का मैंने धर्मयुग के लिए अनुवाद किया था हिंदी में। तो यही कहते रहे कि ये कहानी मेरी कहाँ रही, तुम्हारी हो गई, क्योंकि अगर वैसी के वैसी मैं देती तो वो नहीं छप पाती। वो अंतर्जातीय विवाह या नारी शिक्षा या विधवा विवाह, ये तो मतलब मसले इतने पुराने हो गए थे कि उसके ऊपर कहानियाँ लिखना कुछ मतलब नहीं था उस समय। एक लेखक को लिखने से ज़्यादा उसके छपने की चिंता होती है। पत्रिकाओं के उस दौर में क्या आपको भी कभी ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? और शुरुआत में कादम्बिनी है, सारिका है, सरिता है, इसमें लिखा। पर धर्मयुग में जब छपी एक कहानी, तो एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, तब धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान 2 ऐसी पत्रिकाएं थीं जो पूरे भारत में पढ़ी जाती थी। तो आपकी एक कहानी छपने का मतलब है कि पूरे भारत ने आपको जान लिया है, पढ़ लिया है। धर्मयुग और साप्ताहिक में मेरे कई धारावाहिक छपे कहानियाँ। तो छपते से ही प्रकाशकों के फ़ोन आने लगते थे कि ये हम छापेंगे, ये हम छापेंगे। तो वो संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ा जो लोगों को प्रकाशन के लिए करना पड़ता है। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने आज तक किसी संपादक का दफ्तर नहीं देखा, मैंने किसी प्रकाशक की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी, मैंने कहीं अपनी किताबें समीक्षा के लिए नहीं भेजी और ना कहीं पुरस्कार के लिए नहीं भेजी। जो कुछ मिलता रहा सब अनायास मिल रहा है। आपको अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? अगर आप पढ़ें मेरी कहानियाँ तो आपको लगेगा सब आसपास ही है। मतलब सब की टिप्पणी यही रहती कि हमें लगा जैसे हमारे आसपास सब घटित हो रहा है, ये तो हमारे घर में भी होता है, ये हमारे पड़ोस में भी होता है। तो सारी कहानियाँ मेरी पारिवारिक ही हैं, क्योंकि आई हैव बीन ए हाउस वाइफ थ्रू आउट माई लाइफ। तो बाहर का मेरे घर परिवार के आगे मेरी कोई दुनिया भी नहीं। हालांकि इसके लिए मेरी आलोचना भी बहुत होती है। कहते हैं लोग बाहर निकल कर देखिए और भी दुनिया में समस्याएं हैं, लेकिन जिन समस्याओं से मेरा फर्स्ट हैंड सामना नहीं होता है उस पर लिखना बेकार है ना। उधार के अनुभवों पर मैं लिखूं भी तो आप तक पहुंचेगा थोड़ी। शादी के बाद आपके पति का कितना बड़ा सहयोग रहा है आपको एक कहानीकार के तौर पे प्रोत्साहित करने में? मैं तो आज यहाँ तक आई हूँ तो मेरे पति के प्रोत्साहन के कारण ही आई हूँ। नहीं तो मैंने जैसे कहानियाँ लिखना शुरू किया तो 5 कहानियाँ भेजती थी तो 4 लौट के आती थी। तो उन्होंने कहा कि वो लौटी हुई कहानियाँ इकट्ठी कर लो, इसका अपन संकलन छापेंगे। अपने को छापने से तो कोई रोक नहीं सकता, उसका अपन नाम रखेंगे वापसी। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। धीरे धीरे लेखनी मेरी मंजती चली गई। और अगर वो प्रोत्साहन नहीं होता तो मैं शायद तो उत्साहित होकर बैठ जाती, क्योंकि कविता भी छूट गई थी और कहानी में कुछ नहीं हो रहा था। शुरुआती दौर में सबकी कहानियाँ लौटती हैं, उसमें मेरे साथ कोई अनोखी बात नहीं हुई। पर यह है कि मुझे किसी ने हतोत्साहित नहीं किया कि क्या लिख रही हो, कोई छापता तो नहीं है। ऐसा अगर कोई एक बार भी बोल देता तो टूट जाती मैं। ऐसा कहा जाता है कि एवरी राइटर इज इंस्पायर्ड बाय सम अदर राइटर। आपकी लेखनी पे सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव रहा है? और कई लोगों का आरोप था कि मेरी शुरुआती कहानियों में शरद बाबू का बहुत प्रभाव है। तो तब बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है कि हर व्यक्ति का अपना एक रोल मॉडल होता है और अनचाहे उसका कोई ना कोई प्रभाव अपने ऊपर होता ही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं।
गायक लोग नहीं नए नए अपने से वरिष्ठ गायकों की नकल करते हैं, उसी तरह से है। आज कई नई लेखिकाएं हैं, वो मुझे कहती हैं कि लोग कहते हैं कि तुम मालती जोशी जैसा लिख रही हो। तो वो हो जाता है कि जिसको अपन पसंद करते हैं चाहे अपने लेखन में, अपने गायन में उसका प्रभाव आ जाता है। लता जी के शुरुआती गानों में आप देखिए नूरजहाँ का प्रभाव बहुत है, क्योंकि नूरजहाँ उस समय टॉप पर थी। कितना प्रेशर होता है एक अच्छी कहानी लिखने में? आई मीन कितना समय लग जाता है आपको इसमें? देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी दाल रोटी उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो और ना कोई डेडलाइन मेरे सामने है। तो जब चाहा, जैसा चाहा, मन चाहा लिखा। कोई भी कहानी महीनों मेरे मन में गूंजती है, जब तक मन संतुष्ट नहीं होता वो कागज़ पर नहीं आती। फिर रफ में लिखती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। और कई बार तो अच्छे सार्थक एंड के लिए 8-8 दिन कहानी मेरी पड़ी रहती है, कि मुझे लगता है कहानी का एंड ऐसा हो कि देर तक वो पाठक के मन में गूंजता रहे। ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ कर के कहानी पढ़ी, जैसे गाड़ी से उतर गए कहानी भी मन से उतर गई, उसका लिखना सार्थक नहीं है। कहानी आपके मन में आपके साथ देर तक चलनी चाहिए। मैंने तो पूरी गृहस्थी संभाल करके लिखा, और इतने मेहमान मेरे घर में आते थे, और मैंने कभी रात को जाग करके नहीं लिखा, क्योंकि उसी समय सब घर में दिन भर के थके हारे लोग आते हैं, बातचीत तो दिन भर की उसी समय होती। सुबह उठ करके लिखने का सवाल ही नहीं, गृहिणी के सामने कामों की एक लंबी लिस्ट रहती है। तो जो भी लिखा मैंने, बच्चे स्कूल चले गए, पतिदेव ऑफिस चले गए, तब लिखा। जब बच्चों के यहाँ बच्चे हो गए तो मैं वीकेंड पे लिखा हमने, तब भी इतना लिखा। तो उसका कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती कभी नहीं लिखा कभी। वो शायद इसीलिए कि मेरे लिखने से मेरी दाल रोटी जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए। अगर हम बात करें फिक्शन और रियलिटी की, तो एक लेखक को अपनी कहानी में किसे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? एक देखिए संतुलन होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोरा यथार्थ कोई परोसेगा तो इतना बीभत्स, इतना भदेश हो जाएगा कि आप हजम नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ कल्पना ही में कोई लिखेगा तो कहानी कहीं से आपको छू नहीं पाएगी। तो लेखक का दायित्व ये है कि दोनों का बहुत अच्छे से संतुलन, जो संयोजन करे, उसी में उसकी प्रतिभा का चमत्कार है। मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि अरे क्या है ये, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। मुझे तो इतना सावधान रहना पड़ता कि सारी पारिवारिक कहानियाँ हैं, मैं नाम लेते समय भी इतनी एहतियात बरतती हूँ। इतना लंबा चौड़ा परिवार है ससुराल का, पियर का, कि किसी का नाम नहीं आ जाए उसमें, नहीं तो लोगों को कहेंगे अरे ये हमारा नाम है। और गलत संदर्भ में अगर नाम चला गया तो लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो ये बहुत सावधान रहना पड़ता कि किसी भी पात्र का मेकअप इतना अच्छा करना है कि उसको खुद को भी पहचानने में नहीं आना चाहिए। उठाते तो पात्र हम ज़मीन से ही हैं, आकाश से तो नहीं उठाते, लेकिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है। मेरी बहुत सारी कहानियाँ अविवाहित महिलाओं पर हैं। तो एक कहानी है न ज़मीं अपनी न फलक अपना, बहुत लंबी कहानी। 2-3 महिलाओं ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ये अब मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी, क्योंकि आजकल लड़कियों की शादी लोग भूल जाते हैं करना। तो उस कहानी पे मैंने लाइव सेशन किया था एक दिन कहानी का, तो इतने लोगों ने लिखा कि ये हमारी कहानी, ये हमारी कहानी। तो कहीं ना कहीं छूता है, क्योंकि हम लेते तो यहीं से कहानी, बाहर से तो नहीं लेते हैं। ये जो नए कहानीकार आ रहे हैं और जो अच्छी कहानियाँ लिखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, लेखक को कान और आँख मतलब खुले रखने चाहिए हमेशा। जो घटता रहा, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो देखा वही, वो कई लोग करते हैं ना, अरे हमने रात को ऐसे कहानी वो देखी घटना और अंदर बैठ। अपन न्यूज़ रिपोर्टर थोड़ी हैं, कहानीकार है ना। तो मेरा नए कहानीकारों से हमेशा कि जो भी देखते हैं आप उसको अपने मन में उतारिए, और वो जब रचना बन के निकलेगी, आपका रंग लेके निकलेगी, तो रचना है। नहीं तो न्यूज़ है, खबर है, उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास है न्यूज़ रिपोर्टर। कई लोग कहते हैं कि अरे वो देखा तो मैं रात भर सो नहीं सका और मैं सुबह उठ करके वो कहानी लिख दी। तो वो कहानी हो सकती पर उसमें कला नहीं आती। कला तो जब आपका व्यक्तित्व उसमें आएगा तो होगी। और जैसे हम लोग कई लोगों को मिलते रहते हैं, कोई वाक्य अपने दिमाग में वो कब काम में आ जाता पता नहीं चलता है।
किसी का कोई अच्छा वाक्य, कोई किसी की अच्छी पर्सनैलिटी, कोई अच्छी घटना अपने मन में इकट्ठा होती रहती गोदाम में, और जब आप उस तरह की कोई कहानी लिखने बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही घटना पे आप बड़ी कहानी लिख डालें। जो ईमानदारी से लिखी है, किसी का आपके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि अंकुश कि आपको ऐसा ही लिखना है, तो वो मौलिकता नहीं रहेगी। जो आप अंदर से फील कर रहे हैं उसको, और जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जल्दी बहुत हो जाती है ना, और कई बार फाइनेंशियल वो नीड होती तो लोग जल्दी जल्दी भी लिखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेखन अंदर से आए वही ठीक रहता है। टूटते परिवारों से राइटिंग पर कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं तो प्रभाव है तो आपका जीवन शैली देखिए ना कितनी वेस्टर्न हो गई है। घर जो हैं द्वीपों में बढ़ गए, हर घर हर कमरे में टीवी अलग है। पहले हम लोग एक बैठ कर के सब देखते थे। पहले आपको याद होगा, आप लोगों के ज़माने में था भी कि नहीं मालूम नहीं, रामायण महाभारत, हम लोग, दुनिया जैसे सीरियल। हमारा पूरा मोहल्ला, अगर जिसके घर में टीवी नहीं है वो भी आके देखते थे। अब हर एक का टीवी अलग है, हर एक चैनल्स अलग हैं, कोई OTT पर देख रहा है कोई, तो और कम से कम खाने की मेज़ पे हम साथ में बैठते थे। अब वो भी हो गया कि हम अपनी थाली लेके कमरे में बैठे हुए हैं। तो वो जो एक क्या कहने चाहिए फीलिंग होती थी वननेस की, कॉम्पैक्ट एक फैमिली होती थी, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। क्या कहने चाहिए कि पहले कैसे वेल निट फैमिली, क्लोज निट फैमिली अपन जिसे कहते हैं, अब नहीं रहा। अब हमारे घरों में कितने लोग होते थे हमको पता ही नहीं चलता था कि चाचा ताऊ बुआएं, और हर छुट्टी में सबका आना, या हम कहीं जाते थे। अब छुट्टियां नाम की चीज़ ही नहीं रह गई बच्चों के पास। कंपटीशन की तैयारी, ये मतलब वो जो एक इंटरेक्शन फैमिली के साथ होना चाहिए था वो होता ही नहीं। कई जगह मैंने देखा, हमारे परिचितों के यहाँ शादी हुई तो पहले से उन्होंने गृहस्थी अलग कर दी। वो लड़की नहीं आएगी आपके घर में, सीखेगी, संस्कार सीखेगी, तो वो उसको इस घर से प्रेम कैसे लगेगा जब अगर पहले दिन से आपने उसको अलग कर दिया। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली की ज़रूरत इस समय सबसे ज़्यादा है, जबकि महिलाएं वर्किंग हैं। घर में एक अपना घर का कोई बड़ा बूढ़ा हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। वो अब नहीं रहा। कहीं झूलाघर देख रहे हैं, कहीं क्रेश देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं। तो हमारी सब मान्यताएं बदल गई हैं। अब हम लोग जैसे पुराने खेमे के हो गए ना। इन बिखरते परिवारों में फेमिनिज्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि आपकी मोस्टली कहानियाँ पारिवारिक केंद्रित हैं और महिलाओं के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमती रही हैं। आप फेमिनिज्म को कैसे देखती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि अन्याय सहना भी नहीं है और करना भी नहीं है। वो मैंने अपनी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये किया है कि मेरी औरत कभी भी गलत चीज़ों के आगे नहीं झुकती, विनम्रता से ही सही अपनी बात कहती। और मैं खुद भी यही करती रही हूँ ज़िंदगी भर। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप झंडा लेकर के खड़े हो जाएं और नारे लगाएं। बात करने का, कहने का अपना भी तरीका अलग हो जाता है ना। हर चीज़ में हमको समानता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो। अरे आप हासिल करो ना उसको, उसके लिए लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी कहानियों में कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज को कैसे देखती हैं, या कहे इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? अगर कॉलेज का बच्चा बोल रहा है तो उसमें आधे शब्द अंग्रेज़ी के हैं, क्योंकि वो इतना नेचुरल है ना। वो बच्चे अच्छा पूरा भी वाक्य नहीं बोलते हैं, पूरे शब्द भी नहीं बोलते हैं आजकल। डेमो, इंट्रो, सेंटी, इस तरह के मतलब बच्चों के वाक्य हो गए। और इट इज़ वेरी कूल। कूल शब्द का पहले क्या अर्थ था, अब अर्थ तो अलग हो गया। चिल शब्द का अलग अर्थ हो गया है। वी आर गोइंग टू हैंग आउट, इसका अर्थ अलग हो गया। तो वो उस तरह की भाषा अगर उस जनरेशन का बच्चा नहीं बोलेगा तो वो अस्वाभाविक लगेगा। मतलब मेरी कहानियों में मैं वो प्रयास भी नहीं करना पड़ता, जो सुनती रही हूँ वो लिख देती हूँ। दिन रात कानों पर जो पड़ता है ना, उसमें वो
भाषा का आग्रह करना ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ी संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलेंगे, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि अनायास जो हम लोग बोल रहे हैं उस तरह से बोलें। और इसी मैं आपको बता दूं कि जो भी थोड़ी बहुत लोकप्रियता मुझे है वो इसीलिए है कि मेरे विषय भी बहुत सरल हैं कहानी के, और भाषा भी बहुत सरल, हर किसी के समझ में आ जाती है। तो आज आपकी मुलाकात हुई मालती जोशी जी से, जिन्होंने एक गृहिणी होते हुए भी अपनी लेखनी की चाहत को कभी नहीं छोड़ा। हमारे इस चैनल से बने रहिए, अभी काफ़ी कुछ कहानियाँ बाकी हैं। जय हिंद।